हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। मैं हूं के आर कुमावत और आज के वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं भंवर धाराओं के बारे में। भंवर धाराएं क्या होती हैं? भंवर धाराओं को अपन फोको धाराएं भी कहते हैं। तो देखिए, भंवर धाराएं किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं उसके बारे में अपन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो भंवर धाराओं की उत्पत्ति का जो कारण है वो फैराडे के नियमों के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही भंवर धाराओं की उत्पत्ति का कारण होता है। तो भंवर धाराएं देखिए किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। ये दो इस प्रकार से चुंबकीय ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों के बीच में कोई धात्विक पृष्ठ है जो इस प्रकार से दोलन गति कर रहा है। ये धात्विक पृष्ठ है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में दोलन गति कर रहा है, यूं अंदर जाता है और यूं फिर बाहर जाते हुए वापस अंदर की तरफ आता है। इस प्रकार से जब ये धातु पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र N और S चुंबकीय ध्रुवों के बीच में जब दोलन गति करेगा तो देखिए N और S के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धातु पृष्ठ जब दोलन गति करेगा तो अंदर जाते समय और बाहर निकलते समय ये धातु पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण इस धातु पृष्ठ के फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF फैराडे के प्रथम नियमानुसार एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि ये धातु पृष्ठ जब चुंबकीय क्षेत्र में दोलन गति कर रहा है तो धातु पृष्ठ के अंदर प्रवेश करते समय और चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलते समय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फैराडे के प्रथम नियमानुसार एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण देखिए इस धातु पृष्ठ में ऐसी धाराओं का निर्माण हो जाता है जो इस प्रकार से वृत्तीय रूप में होती हैं। इस प्रकार से वृत्तीय धाराओं का निर्माण हो जाता है धातु पृष्ठ में, और ये धाराएं अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही हैं तो यही धाराएं धातु पृष्ठ जब बाहर निकलेगा तो यही धाराएं इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होती हैं। तो ये जो वृत्ताकार संकेंद्रीय धाराएं हैं इन्हीं धाराओं को अपन भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं की उत्पत्ति का कारण वही है फैराडे के प्रथम नियमानुसार ये धातु पृष्ठ जब दोलन गति करेगा तो दोलन गति के कारण धातु पृष्ठ के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धातु पृष्ठ में संकेंद्रीय वृत्तीय धाराओं का निर्माण हो जाएगा। इन्हीं वृत्तीय धाराओं को अपन भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं। ये भंवर धाराएं फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही हैं, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसके बारे में अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें। प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और नोट्स का जो PDF का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इसको देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। तो इस प्रकार से EMF उत्पन्न होगा और EMF उत्पन्न होने से संकेंद्रीय वृत्तीय धाराओं का निर्माण होगा जिन्हें अपन भंवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं। अब देखिए, जब धातु पृष्ठ में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जिस भी युक्ति में ये भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण उस युक्ति की जो दक्षता है वो घट जाती है। अब युक्ति की दक्षता घट गई तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि किसी भी युक्ति में अगर भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही हैं तो उस युक्ति में भंवर धाराओं का मान कम से कम हो। इसलिए हम क्या करते हैं, जिस भी युक्ति में भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें धातु पृष्ठ को इस प्रकार से खांचों के रूप में काट देते हैं। अब इस प्रकार से खांचों के रूप में काट देंगे तो यहाँ जो भंवर धारा उत्पन्न हो रही थी उसको आगे प्रवाहित होने के लिए पूर्ण रूप से सर्किट अवेलेबल नहीं होगा और भंवर धाराएं कम उत्पन्न होंगी, और कम उत्पन्न होगी तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगी, और ऊष्मा कम उत्पन्न होगी तो जो युक्ति है उसकी दक्षता बढ़ जाएगी। तो अगर किसी युक्ति में भंवर धाराओं के कारण उसकी दक्षता घटती है तो वहाँ पे धातु पृष्ठ को खांचेदार पट्टियों के रूप में काट देंगे जिससे भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हों। हाँ, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है भंवर धाराओं की उत्पत्ति के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण दक्षता, किसी भी युक्ति की दक्षता घट जाती है। लेकिन हर एक जगह ऐसा नहीं होता। भंवर धाराएं यहाँ हानिकारक हैं तो भंवर धाराएं लाभदायक भी होती हैं। और भंवर धाराओं का कहाँ कहाँ लाभ होता है? पहला तो इनका जो लाभ है वो होता है दोलन रुद्ध धारामापी में। दोलन रुद्ध धारामापी में भंवर धाराओं को काम में लिया जाता है। दूसरा जो इनका लाभ है वो है विद्युत रेलगाड़ी के ब्रेक लगाने में। विद्युत रेलगाड़ी के ब्रेक लगाने में
भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो उपयोग है वो है भंवर धाराओं का प्रेरण भट्टी में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। और चौथा जो उपयोग है इनका वो है उत्तकों के उपचार में भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो भंवर धाराएं केवल हानिकारक ही नहीं होती, लाभदायक भी होती हैं। लाभदायक कहाँ कहाँ होती हैं? एक तो होती हैं दोलन रुद्ध धारामापी में। धारामापी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। धारामापी में कुंडली होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है। विद्युत रेलगाड़ी के ब्रेक लगाने में, प्रेरण भट्टी में और उत्तकों के उपचार में। अब देखो अपन एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। दोलन रुद्ध धारामापी में भंवर धाराओं का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो देखिए, धारामापी में एक इस प्रकार की आयताकार कुंडली होती है जो एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है। और इस कुंडली के अंदर एक नर्म लोहे का बेलनाकार क्रोड रखा होता है। कुंडली के ऊपर इस प्रकार से संयोजन पेच T1 और T2 जुड़े होते हैं। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली में बलाघूर्ण उत्पन्न होता है और बलाघूर्ण के कारण कुंडली घूर्णन गति करती है। जैसे ही कुंडली घूर्णन गति करेगी, इस तार में ऐंठन उत्पन्न होगी और कुंडली का बलाघूर्ण हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। कुंडली में उत्पन्न बलाघूर्ण तो अधिकतम होता है जिसका मान होता है NIAB। इस NIAB के कारण इस तार में ऐंठन उत्पन्न होगी और ऐंठन के कारण एक ऐंठन बलाघूर्ण उत्पन्न होगा जो ऐंठन कोण फाई के समानुपाती होता है। और यहाँ समानुपाती को इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं C, जिसे हम ऐंठन नियतांक कहते हैं। अब देखिए, ये वाला जो बलाघूर्ण है ये अगर कुंडली को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो ये वाला बलाघूर्ण कुंडली को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। और एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो कुंडली एक बार क्लॉकवाइज घूमेगी, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और इस प्रकार से कुंडली दोलन गति करेगी। और दोलन गति करती हुई एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज दोलन गति करती हुई कुछ समय के बाद में कुंडली स्थिर होनी चाहिए। और कुंडली अगर दोलन करेगी तो कुंडली से जुड़ा हुआ जो संकेतक है जो कि पैमाने पर चलता है वो भी दोलन गति करके कुछ समय बाद में रुकना चाहिए। लेकिन धारामापी में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धारामापी के अंदर जो बेलनाकार क्रोड रखा गया है इसमें दोलन गति के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण ये भंवर धाराएं इसकी गति का विरोध करती हैं और गति के विरोध के कारण ये कुंडली बिना घूर्णन गति किए घूम के एक ही जगह पे रुक जाती है। और रुकेगी उस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, NIAB एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क C फाई के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से I इक्वल टू C फाई अपॉन NAB ये अपन प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हमारे पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आता है जिसे हम धारामापी का सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से दोलन रुद्ध धारामापी जिसमें भंवर धाराओं के कारण कुंडली की घूर्णन गति का विरोध होता है और कुंडली बिना घूर्णन किए एक बार घूम के रुक जाती है। इस प्रकार से दोलन रुद्ध धारामापी में हम भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। दूसरा जो उपयोग है वो है विद्युत रेलगाड़ी के ब्रेक लगाने में। देखिए, रेलगाड़ी पटरियों पे चलती हैं और पटरियों पे जब रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी के पहियों के पास में आपने देखा होगा इस प्रकार से एक धात्विक ड्रम लगे होते हैं। ये रेलगाड़ी के पहिए हैं जिनके पास में इस प्रकार से धात्विक ड्रम लगे होते हैं। ठीक है, ये जो धात्विक ड्रम है इन धात्विक ड्रमों में हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। जब रेलगाड़ी गतिशील है उस स्थिति में रेलगाड़ी के यदि हमें ब्रेक लगाने हैं तो इन धात्विक ड्रमों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। उन चुंबकीय क्षेत्रों के कारण ये धात्विक ड्रम देखो, यहाँ अगर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर देंगे तो ये जो पहिए हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रहे हैं। घूर्णन गति करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो EMF उत्पन्न हो जाएगा। EMF उत्पन्न होने के कारण इन पहियों में भंवर धाराओं का निर्माण हो जाएगा और भंवर धाराएं इनकी गति का विरोध करेंगी और विरोध करेंगी तो जो ट्रेन है वो रुक जाएगी। इस प्रकार से ट्रेन के ब्रेक लगाने में, जो विद्युत रेलगाड़ी है उसके ब्रेक लगाने में हम भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। तो ये था भंवर धाराओं का दूसरा उपयोग। और तीसरा जो भंवर धाराओं का उपयोग है वो है प्रेरण भट्टी में। अब देखो, प्रेरण भट्टी में क्या होता है? भट्टी में हम किसी भी धातु को ठोस से द्रव अवस्था में बदलते हैं। प्रेरण भट्टी में किसी भी धातु को हम ठोस अवस्था से किस में चेंज करेंगे? द्रव अवस्था में बदलते हैं। प्रेरण भट्टी में किसी भी धातु को हम बदलेंगे ठोस से द्रव अवस्था में। अब ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए हमें पता है इसका ताप बढ़ाना पड़ेगा। अब
ताप बढ़ाने के लिए देखो प्रेरण भट्टी में बिना ताप बढ़ाए धातु को ठोस से द्रव में चेंज कर दिया जाता है। ध्यान से समझना किस प्रकार से बिना ताप बढ़ाए ठोस से धातु को चेंज कर रहे हैं हम द्रव अवस्था में। तो ठोस से द्रव में चेंज करने के लिए देखो क्या करते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है और ये शक्तिशाली दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच धातु पृष्ठ को इस प्रकार से दोलन गति करवाई जाती है। एक बार ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर जाएगा। इस प्रकार से ये जब दोलन गति करेगा तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे इसमें भंवर धाराओं का निर्माण हो जाएगा। इन भंवर धाराओं के कारण इस धातु पृष्ठ में ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इसका ताप क्या होगा, बढ़ेगा। और ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तो इसको बार बार जब हम दोलन करवाएंगे तो ये ताप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि धातु पृष्ठ जो है वो ठोस अवस्था से चेंज होकर किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। इस प्रकार से प्रेरण भट्टी में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में धातु पृष्ठ को दोलन गति करवा के धातु को ठोस से द्रव अवस्था में बदला जाता है। और चौथा जो अनुप्रयोग है भंवर धाराओं का वो है उत्तकों के उपचार में। तो देखिए लास्ट है उत्तकों के उपचार में किस प्रकार से भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। देखिए जो उत्तक हैं उन उत्तकों पर हम इस प्रकार से कुंडली लपेट के, जैसे ये मान लीजिए उत्तक है, इस उत्तक पर इस प्रकार से कुंडली लपेट के और इसमें चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो यहाँ भंवर धाराओं का निर्माण होता है। भंवर धाराओं के निर्माण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसी उत्पन्न ऊष्मा से जो उत्तक हैं उत्तकों में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है और दर्द से निजात मिलता है। मीन्स ऊष्मा उत्पन्न होने से उत्तकों में जो घावग्रस्त जो उत्तक थे उनका दर्द कुछ हद तक उसमें रिलीफ मिलता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से उत्तकों के उपचार में भी भंवर धाराओं का निर्माण किया जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।